हम टेपर्ड वायर की तरफ थे और मैं एक और चीज़ पे जाना चाहूँगा, क्या मैं इसका रेजिस्टेंस करवा चुका पिछली क्लास में? इसका रेजिस्टेंस रो एल अपॉन पाई ए बी करवा दिया था ना, कि अगर दोनों साइड के रेडियस ए और बी हो, लेंथ एल है, स्मॉल टेपरिंग हो, तो रेजिस्टेंस होता है रो एल अपॉन पाई ए बी। क्लियर है वो तो? ठीक है। यस। तो चलिए ये कंपैरिजन था, इस पे हम आते हैं। करंट, सबसे पहली चीज है करंट। क्या होगा बताओ? I1 और I2 में इक्वल होंगे। वो तो भाई केसीएल भी आप बोल सकते हो, या कैसे भी केसीएल हम पढ़े भी गए आगे चल के, हमने कैपेसिटर में भी पढ़ा था। तो कैसे करके हम जानते हैं जितना चार्ज आ रहा है पर सेकंड उतना ही निकलेगा। तो I1 इज इक्वल टू I2, ये दोनों तो बराबर हैं। ठीक है। करंट डेंसिटी, ये वो वाला केस बनता है जहां आपकी करंट डेंसिटी होती है I/A। तो करंट डेंसिटी बताओ क्या होगी? दिख रहा है? J1 छोटा होगा और J2 बड़ा होगा। दिख रहा है कि नहीं बताओ? क्यों J1 छोटा होगा? कारण J1 कम होने का कारण एरिया ज्यादा है। I सेम है और एरिया ज्यादा है, तो I/A कम हो गया। अच्छा, N1 और N2 नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताओ। नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलिए अब फिर, ताकि हम आगे बढ़ेंगे ना, फिर कुछ काम करेंगे। क्या हो? N1 greater than N2 ना इक्वल। कारण ये है कि ये नंबर पर यूनिट वॉल्यूम है। अगर होता ना n का मतलब होता टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो आपकी बात सही थी, यहाँ ज्यादा जगह है तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यहाँ कम होंगे। लेकिन इसका मतलब था नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप यूनिट वॉल्यूम चाहे यहाँ का उठाओ चाहे यहाँ का उठाओ, क्या उनमें बराबर मिलने हैं कि नहीं? है ना? क्लियर? मतलब ये तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा, ये तो मटेरियल पे डिपेंड करेगा क्या है क्या नहीं। चलिए, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ ज्यादा कहाँ कम बताएंगे? क्या हमने ओम्स लॉ की वो वाली फॉर्म यूज की है, J इक्वल टू सिग्मा ई? बोलो, की है ना? J इक्वल टू सिग्मा ई वाली फॉर्म। और सिग्मा जो होता है वो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करता है, शायद आपको क्लियर होगा। सिग्मा और रो डायमेंशंस पे डिपेंड नहीं करते हैं। ठीक है। तो सिग्मा, तो E बराबर हो गया J बाई सिग्मा। सिग्मा सेम है, तो जहां J ज्यादा वहां E ज्यादा, जहां J कम वहां E कम। तो बताओ क्या बनेगा? E1 इज लेस देन E2। दिख गया नहीं सिंबल? तो मैं वही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़े बड़े बन रहे हैं बस, और कुछ नहीं। कारण आ गया समझ क्यों है ऐसा? देखो, यहाँ कारण था J होता है I/A, और यहाँ कारण था E होता है J बाई सिग्मा। तो जो J का चलेगा वो E का चलेगा। अब आप बताओ ड्रिफ्ट स्पीड VD1 और VD2। हाँ भी बोलो। VD1 greater than VD2 ना, बिल्कुल उल्टा हो गया। क्या आपने, क्या मोबिलिटी वाला टॉपिक आया था? यस सर। उसमें आया था कि VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है उसको म्यू बोलते हैं, है ना? तो VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, VD इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो जहां E ज्यादा वहां VD ज्यादा, यानी कि ये बना। अभी बताओ, अभी एक कंपैरिजन क्लियर है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ भाई ठीक है ना ये कंपैरिजन? देखो ये अपने आप में कई सवाल बन जाते हैं ऐसे ऐसे, तो आप एक बार ये कंप्लीट तो कर लीजिए और फिर हम आगे बढ़ते हैं इसी काम के साथ।
चलिए हो गया तो बढ़े आगे। यस सर। अच्छा ये कर लिया आपने, ये जो यहाँ लिखे हैं थोड़े से क्वेश्चंस? मैं आपको एक टेस्ट की तरह एक सीपीपी दूं, टेस्ट की तरह, मतलब वो मैंने उसमें डाल नहीं रखा है गूगल फॉर्म में और उस तरह से, लेकिन आप अगर ढंग से अटेम्प्ट करके अपनी की बनाए और फिर मैच करें। बताओ, एक तरीका तो ये है कि मैं उसको एक एक सवाल को गूगल फॉर्म पे यूज़ करूं फिर आपका टेस्ट ही बनाया जाए। दूसरा तरीका ये है कि मैं सीपीपी भेज दूं, आप अपनी की बनाए और फिर अपने मार्क्स जोड़ें, आंसर की बाद में मिल जाएगी आप। कैसे करोगे? इस वाले चैप्टर यहाँ तक ही आज इस वाले चैप्टर पे आज तक जो काम हुआ होगा उस पे, आज तक जो काम हुआ है बस केवल एक बार। पता है उसका पर्पज ये है कि इस बहाने आप एक बार जुड़ जाएं उस काम से जो अगले अब कुछ दिन चलना है, क्योंकि बीच में गैप आ गया है तो हो सकता है कि ना ध्यान हो तो एक बार रिवीजन हो जाए आपका और जुड़ जाएं इस काम से। तो मैंने आपको दो ऑप्शन दिए हैं, एक ऑप्शन ये है कि मैं आपको सीपीपी भेज दूं और आप उसे एज अ पेपर अटेम्प्ट करके और बाद में मैं की भेजूं, आप अपना आंसर मैच कीजिए कितने नंबर बने। दूसरा है गूगल फॉर्म पे आप टेस्ट की तरह लेना चाहेंगे, किस तरह करेंगे बताओ? सर सीपीपी बना के भेज देना। ठीक है, तो मैं सीपीपी भेज दूंगा और आज शाम को आप तैयार रहें इसके लिए। कोई टाइम लिमिट ऐसी मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन आप अपने मार्क्स एडअप करके मुझे बताएंगे कि कितने कितने नंबर बने। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये जो कंपैरिजन वाला काम चला है, इसी में क्या हमने +1 में कभी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पढ़ी है फ्लूइड फ्लो में? यस सर। है ना? तो कुछ ऐसी कोई चीज यहां भी बन सकती है, बिल्कुल सेम। देखते हैं, देखो अगर करंट उधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे होंगे बिल्कुल, यानी कि यहां मान लो इलेक्ट्रॉन की स्पीड है vd1, एरिया a1, तो यहां स्पीड है vd2 और एरिया a2। अच्छा ये बताओ +1 में जो इक्वेशन पढ़ी थी, क्या इक्वेशन थी? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, क्या इक्वेशन थी बताओ? क्या इक्वेशन थी इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी? a1 v1 इक्वल टू a2 v2। हाँ बिल्कुल सही, ये थी आपकी इक्वेशन। तो यहाँ देखो, यहाँ कैसे बनेगी? आपने अभी थोड़ी देर पहले लिखा I1 बराबर है I2 के, जो करंट आ रहा है वही जा रहा होगा। और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि I होता है NeAVD। क्या N दोनों साइड अलग अलग है या सेम है? N दोनों साइड अलग अलग है या सेम है? सेम। अभी थोड़ी देर पहले आपने लिया था तो N1 से N2 कट गया। E तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, वो तो वैसे ही सेम है, कट गया। A1 इधर है, A2 इधर है, VD1 इधर है, VD2 इधर है। तो आप बताओ क्या वही इक्वेशन आ गई है कि नहीं? यानी कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू ड्रिफ्ट स्पीड दैट इज कांस्टेंट, और यू कैन से ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। जैसे पाइप में होता है, आप आगे से थोड़ा उसे प्रेस कीजिए, पानी तेज स्पीड से निकलता है। यानी कि अगर मैं यहां की बात करूं, सिंस A1 इज ग्रेटर देन A2, इट मींस VD1 इज लेस देन VD। तो आप उसी में आगे ये हेडिंग डाल के इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी आप हेडिंग डाल के और ये नोट कीजिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बिल्कुल वही इक्वेशन बन गई है जो हमारी +1 की हुआ करती थी।
हो गया नोट? मैं एक बार फिर पूछ रहा हूँ, ये कर लिए कि या ये नहीं किए हैं आपने? ये 12 सवाल थे शायद, कुछ जवाब दो यार, ये कर लिए कि नहीं किए? अच्छा, मतलब बिल्कुल चुप हो जाओ, इसका मतलब ये होता है कि नहीं किए हैं? मुझे बताओ, कर लोगे? कर लोगे आज? अरे आज कर लोगे, आज शाम तक? एक चलो के कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं लास्ट के दो, ये कर लेना। मैंने तो सवाल ही 12 दिए थे। और सुनो, मैं एक 25 सवाल का आपका टेस्ट ले रहा हूँ, 100 नंबर का पेपर। यहीं तक आएगा जो आज की क्लास में होगा, यहाँ तक। आज की क्लास में जितना काम हो जाएगा या हो चुका होगा यहाँ तक, बस। मतलब जस्ट इसका पर्पज मैं फिर बता देता हूँ कि आप लोग जुड़े इस काम के साथ, तो उस बहाने एक रिवीजन हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, तभी तो आप जुड़ेंगे इस यूनिट के साथ दोबारा। ठीक है, पेपर में सीपीपी भेज दूं, बना लोगे अपने आप? कर लोगे ढंग से? नहीं तो फिर मेरी मेहनत बढ़ाओगे आप वो गूगल फॉर्म पे एक सवाल डालने का। कर लेंगे सर। चलो देख लेंगे जैसे भी होगा, उससे पहले ये करके रखो। चलिए अब आगे नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलें। इसको मैं हटा देता हूँ अब, ये आपने देख ही रखा है क्या है क्या नहीं है। अच्छा, कभी केमिस्ट्री में या कहीं पे भी ये नाम आए हों, आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी, सुने ये वर्ड्स? केमिस्ट्री में सुने। हाँ, केमिस्ट्री का ही मैं कह रहा हूँ, केमिस्ट्री में आते हैं ये वर्ड्स। आइसोट्रोपिक और एनआइसोट्रोपिक प्रॉपर्टीज में डिफरेंस क्या है? याद नहीं है सर। चलो अगर मतलब कोई ऑब्जेक्ट है, अगर मतलब अलग अलग एंगल से देखने में मतलब ठीक है सेम प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब मैं वो चीज क्लियर करता हूँ। रेजिस्टेंस इज एन एनाइसोट्रोपिक क्वांटिटी। हेडिंग ही आप ये डाल दीजिए, नेक्स्ट हेडिंग, रेजिस्टेंस इज एन एनाइसोट्रोपिक क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है बताता हूं आपको अभी। इसका मतलब ये होता है कि करंट फ्लो की डायरेक्शन पे रेजिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करेगी। वैल्यू ऑफ आर ऑफ अ कंडक्टर, value of R of a conductor depends on the direction of flow of current। कैसे देखते हैं? दो एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं। भाई आज वाली क्लास को भी मैं शामिल कर रहा हूँ टेस्ट में, आप थोड़ा सीरियसली समझिए, ये भी कर ही लेंगे इस तरह की कोई भी बात। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक कोई क्यूबॉइड है, क्यूबॉइडल कंडक्टर है। ठीक है, ये एक क्यूबॉइडल कंडक्टर है इस तरह का। इसकी रेजिस्टिविटी रो है, सॉलिड कंडक्टर है, इसकी रेजिस्टिविटी रो है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट मुझे दी गई है, दिस इज एल, दिस इज बी एंड दिस वन इज एच। और साथ में ये दे रखा है एल इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन एच। ये जानकारियां हैं मेरे पास, एल बी से बड़ा, बी एच से बड़ा। एक बार मैं करंट यूं फ्लो करवाऊं, दिस इज पाथ नंबर 1,
एक बार मैं करंट यूं फ्लो करवाऊं, समझ गए हो कैसे? ये इधर से एंटर करके पीछे की साइड उधर से निकल रहा है, और एक बार मैं करंट यूं फ्लो करवाऊं, क्या तीनों बार इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम रहना है? बताओ। वही एक कंडक्टर है मेरे पास, वही सिंपल एक कंडक्टर है, क्या तीनों बार कंडक्टर का रेजिस्टेंस सेम रहना है क्या? नो सर। तो लिखवाते हैं हम, R1 लिखवाओ पहले, R1 अगर पहले पाथ से करंट जाता तो क्या रेजिस्टेंस होता? रोयल बाई ये फॉर्मूला यूज करके, रो इसकी रेजिस्टिविटी, L कितना? L यूं जाएगा तो यही तो लेंथ है, L ही होगी, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बनेगा ये BH, रो L अपॉन BH। अच्छा, R2 कितना? R2 रो रो 3L। अरे ये यूं है, इधर से जा रहा है √3L नहीं, ये कोई √3L कैसे बोल दिया? कोई क्यूब है क्या ये? ये यूं जा रहा है, यहां से सामने से एंट्री लेके पीछे की तरफ से बाहर निकल रहा है करंट, ये कॉर्नर से एंट्री नहीं है। मैं एक बार फिर थोड़ा ढंग से बनाऊं, समझ गए हो क्या ये क्या है? यहां से एंट्री होगी, पीछे से जा रहा है, बताओ क्या होगा? R2 रो बी बाई एल एच। हाँ बिल्कुल सही, रो बी अपॉन LH। R3 कितना होगा? R3 रो H अपॉन L B। रो H अपॉन LB। तो क्या डायरेक्शन के अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज हो रही है कि नहीं? सेम कंडक्टर की, है ना? इसका मतलब ये एक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। अच्छा, इसमें कई बार जैसे इन तीन में से यूं सवाल आ जाए, इन तीन में से, कि इन तीन में से फाइंड R मैक्स अपॉन R मिनिमम, सपोज ये क्वेश्चन जुड़ जाए, तो बताओ कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम है R1 R2 R3 में से? देखो ऊपर लेंथ आ रही है, जहां लेंथ मैक्सिमम होगी, लेंथ मैक्सिमम कहाँ है? फर्स्ट में है, पहले वाले में, यानी कि ये तो होगा मैक्सिमम, और मिनिमम कौन सा होगा? मिनिमम थर्ड। इसके अकॉर्डिंग जो थर्ड है वो एरिया भी वैसे ही एडजस्ट होता है। देखो जब H मिनिमम है ना, तो ये मैक्सिमम है, दो सबसे बड़ी साइड्स नीचे हैं, तो ये मैक्सिमम वाला आ रहा है, मैक्सिमम वाला आ रहा है, मतलब एरिया मैक्सिमम हो रहा है, डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो रहा है, तो ये मैक्सिमम हो गया, ये मिनिमम हो गया। इनका रेशियो कितना बनेगा? अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूं, रो बाई बी से रो बाई बी गया, इसका रेशियो क्या आ रहा है? यानी कि मैक्सिमम, या मैक्सिमम एज की बजाय मैं लिखूं लॉन्गेस्ट एज अपॉन शॉर्टेस्ट एज। ये कोई फॉर्मूला नहीं है यार, कभी इनको भी फॉर्मूले की तरह याद करके रखें हम, और इस पूरे का स्क्वायर। तो ये पहला एग्जांपल आप नोट कीजिए, फिर एक और भी एग्जांपल लेंगे। पहले एग्जांपल से हमें पता लगा कि हाँ रेजिस्टेंस एक एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी है। सर ये R2 बताना कैसे लिखा है? R2 पहले तो ये बताओ, ये समझ आ रहा है कि R2 में करंट कहां से कहां जा रहा है? नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा, एक सेकंड अभी बताता हूँ। देखो मेरे पास ये क्यूबॉइड है, दिख रहा है क्यूबॉइड, इसकी लेंथ है, ये अंदर की तरफ इसकी ब्रेड्थ है, और ये ऊपर हाइट है h, ठीक है। और हमें सवाल में दिया गया है L सबसे बड़ा, देन B एंड देन सबसे छोटा h। R1 मैंने ऐसे लिखा है कि करंट इधर से एंटर करके उधर से बाहर निकल रहा है, तो लेंथ L होगी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ये बनेगा B × H। R1 क्लियर?
सर R2 में सामने से करंट आ रहा है और इधर की तरफ से बाहर निकल रहा है, तो R2 में जब करंट यू आएगा तो लेंथ कितनी चली, लेंथ B, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है सामने वाला ये कितना होगा, LH। तो यही लिखा है रो इंटू लेंथ अपॉन एरिया। आ गया? यस सर। ठीक है, कर लीजिए नोट, फिर मैं दूसरे एग्जांपल पे चलूंगा इसके बाद। हो जाए तो बता देना कि नोट हो जाए तो। हो गया सर। ठीक है, सभी ने लिख लिया, मिटा दूं? यस सर। ठीक है, अब इस चीज का हम एक सेकंड एग्जांपल लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, मान लो एक हॉलो सिलेंड्रिकल पाइप है, इसमें एक बार तो मैंने एक बार पहले बना दूं, suppose length of the pipe is L, this is the axis of the pipe and its outer radius is A, लेकिन ये hollow है तो बीच में खाली होगा, और जो इसका इनर रेडियस है दैट इज B, और ये मटेरियल है। पहले तो बताओ अरेंजमेंट समझ आ गया है क्या? ठीक है, और मटेरियल की रेजिस्टिविटी है रो। अच्छा, एक दिन छुट्टियों से पहले हमने क्या स्किन इफेक्ट का जिक्र किया था? स्किन इफेक्ट है ना, वो सब एक अलग बातें हैं, उन पे हम नहीं जाएंगे अभी। वो तो मैंने आपको शायद एक सवाल भी करवाया होगा, जे किसी तरह डिपेंड कर रहे हैं तो करंट कैसे निकालते हैं, I बराबर इंटीग्रल J डॉट ds से। ठीक है, उस चीज पे हम नहीं जा रहे, हम तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मान रहे हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि भाई मैंने एक बार तो इस तरह से बैटरी लगाई, इस एंड से लेके और इस एंड तक, समझ गए हो? इधर वाले एंड से लेके इधर वाले एंड तक लगा दी। मतलब अगर यूं बैटरी लगाई है, इसका मतलब करंट यूं जा रहा होगा, करंट यूं फ्लो कर रहा होगा फ्रॉम एंड दिस टू एंड दैट। अभी करंट ऐसे जा रहा है लेफ्ट टू राइट। अब बताओ इसका R क्या होगा? खाली मैं R लिखना चाह रहा हूं, R क्या होगा? रेजिस्टेंस रो L अपॉन क्या, नीचे क्या आएगा बताओ, बोलो भाई। पाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। हाँ बिल्कुल सही, पाई A स्क्वायर माइनस पाई B स्क्वायर, आप चाहें तो पाई कॉमन ले लो। तो इस वक्त तो जो R आया वो ये निकल के आया, ये R तब है जब करंट यूं जा रहा है इसमें। ठीक है, फिर कुछ और भी अरेंजमेंट बनाएंगे, उसमें देखते हैं। आप पहला इसका फर्स्ट पार्ट नोट कीजिए, मतलब एनाइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी यहाँ से क्लियर हो जाएगी कि हाँ भाई ये सच में एनाइसोट्रोपिक है।
हो गया, बना दिया पहला। यस। अब देखो सेकंड, इसी में अगर मैं बैटरी लगाने का अपना तरीका चेंज करूं, करंट फ्लो करवाने का तरीका चेंज करूं, वही वायर है सेम सिलेंड्रिकल, होलो सिलेंड्रिकल वायर, पूरे में मटेरियल भरा हुआ है, रो इसकी रजिस्टिविटी है। लेकिन ना आपने कुछ इस तरह से बैटरी लगा दी, आया क्या तरीका आया समझ में? इस बार क्या चेंज कर दिया? इस बार जो करंट है वो कैसे जा रहा होगा? फ्रॉम इनर टू, दोनों साइड ऐसे निकल रहा होगा और वो फिर इकट्ठा होकर ऊपर से गया होगा। क्या इस बार तरीका समझ आ गया कैसे करंट फ्लो करवाया है? अब हमें यहां पे नया आर निकालना है और फिर देखेंगे कि क्या दोनों बार आर सेम है कि डिफरेंट। आप एक बार ये बताओ क्या पिछले से अलग कैसे किया है, ये समझ आ गया है क्या? क्या अलग है इसमें? ठीक है, ये डायग्राम बनाओ पहले फटाफट और फिर इसको ट्राई करते हैं। डायग्राम बना दिया आपने? ये बताओ पहले तो। यस सर। अब सुनो, ये अभी बचा है 1 मिनट, तो इस 1 मिनट में आप ट्राई कीजिए, चाहे आप मीटिंग लीव करके ट्राई कीजिए, चाहे मीटिंग ज्वाइन करके ट्राई कीजिए, क्योंकि ये मीटिंग ऑफ होने वाली है। हम जस्ट अभी अगला लिंक आता होगा, हम अगली क्लास में ये डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होगा। ठीक है, तब तक आप इसे ट्राई कीजिए।